नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 12th हिंदी आरोह भाग 2 का पाठ 2 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है पतंग और इसके कवि हैं आलोक धनवा। तो चलिए शुरू करते हैं इनके जीवन परिचय से। इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 1948 में हुआ। कहाँ हुआ? मुंगेर। मुंगेर कौन से राज्य में आता है? तो बिहार में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पहली कविता जनता का आदमी, जो कि 1972 में प्रकाशित हुई। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, बूनों की वेदियां से प्रसिद्धि इनको मिली। दुनिया रोज बनती है एकमात्र संग्रह है इनका। अब इनको कौन कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इनको राहुल सम्मान से सम्मानित किया गया, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान दिया गया, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान से सम्मानित किया गया, पहल सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी हैं कि जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है, मतलब वहाँ पर मेरा क्या वजूद है। मैं नहीं जानता इस बात को लेकिन एक दिन जाना है उधर, परंतु मुझे वो एक दिन क्या करना है, वहाँ पर जाना है। 7वें-8वें दशक में कवि आलोक धन्ना ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। तो बताते हैं जो 7वां 8वां दशक चल रहा था उसमें जो कवि आलोक धनवा जी हैं, उन्होंने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी जो कविताएं थी उनको क्या किया, लोकप्रियता प्राप्त की उनसे। सन 1972 से 73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जवानी याद रही हैं। मतलब इनको जो पढ़ने वाले थे तो उन लोगों को क्या होती थी, मुखाग्र याद हो जाती थी। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया। मतलब जो इनके जो आलोचक हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि उनकी जो हिंदी कविताएं हैं उनने कवियों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ नहीं है, परंतु इसका जो मूल्यांकन है वह अभी चाहें तो ठीक से नहीं हो पाया है। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के बाद दबाव के चलते आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया, मतलब बहुत सारा लेखन का कार्य नहीं किया। सन 72 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 98 में, मतलब 1998 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा भी पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे। मतलब इन्होंने क्या किया, जो 2 दशक आए उन दशकों में क्या किया, देश के जो विभिन्न हिस्से होते थे उनमें सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भाग लिया। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया, और जमशेदपुर है वहाँ पर अध्ययन जो मंडलियाँ होती हैं उनका संचालन का कार्य भी इन्होंने ही किया। और रंगकर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है। पाठ्य पुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एक माह संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया। मतलब सब बच्चे होते हैं उनको पतंग बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो पतंग कविता के बहाने से इन्होंने क्या, जो बाल सुलभ इच्छाएं होती, बच्चों की जो इच्छाएं होती हैं, बच्चों के अंदर जो उमंग होती हैं उनको यहाँ पर बताया है। बाल क्रिया कलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का प्रयोग किया गया है। और बताते हैं कि जो बाल क्रियाकलाप हैं और स्वभाव है उसमें आए जो अभिव्यक्ति है, परिवर्तन में जो अभिव्यक्त करने की जो सुंदर बिंबों का इन्होंने प्रयोग किया है वह बहुत अच्छा किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। मतलब रंग, क्योंकि जो पतंग होती है वह हरी पीली लाल गुलाबी होती हैं। ऐसी जो बच्चों का मन होता है वह भी बहुत सारी उमंगों को एक साथ लिए हुए होता है, तो उसको ही बताया है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं, पाल मंझ ने छूना चाहता है। मतलब जब पतंग होती हैं आसमान में उड़ती हैं तो उनके साथ साथ जो बालमन
होता है वो उन ऊंचाइयों के क्या करना चाहता है, छूना चाहता है, अर्थात अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है और उनको छूकर वह उस पार भी निकल जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों अंधेरे के बाद के शरद उजाला की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं? तो जो पतंग है वह क्या है, उजालों के टाइम उड़ाई जाती है, क्योंकि जब उजाला होता है तो पतंग अच्छे से दिखाई देती है तो अच्छे से हम उड़ा सकते हैं, और अंधेरा हो जाता है तो अंधेरा के बाद वो क्या करते हैं, उजाले की प्रतीक्षा करते हैं कि दोबारा से क्या है उजाला आए और हम क्या करें, अपनी पतंग को उड़ाएं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले कविता है जो पतंग, उसका वाचन करेंगे, फिर वाचन के बाद हम इसके अर्थ को संदर्भ प्रसंग और व्याख्या के साथ समझेंगे। सबसे तेज बौछारें गईं, भादों गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जन्म से ही वे आंखें साथ लाते हैं, कपास पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे बेग भरते हुए चले आते हैं ढाल की तरह लचीले बेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं, महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे ही उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं, पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब हम यहाँ पर क्या है इसके अर्थ को समझेंगे। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पठित पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से ली गई और इसका शीर्षक है, इस कविता का शीर्षक है पतंग और इसके जो कवि हैं आलोक धनवा जी। अब हम प्रसंग में देखते हैं, यहाँ पर कवि पतंग के बारे में बताता है तो उसको ही देखते हैं। तो अब आते हैं सार पर या अर्थ पर। इसी को हम सार कह सकते हैं, इसी को अर्थ, इसी को व्याख्या, इसी को भावार्थ, किसी भी शब्द से हम इसको प्रकट कर सकते हैं। कवि कहता है कि भादों के बरसते मौसम के बाद शरद ऋतु आ गई। इस मौसम में चमकीली धूप थी तथा उमंग का माहौल था, क्योंकि बरसात में हम पतंग उड़ाएंगे तो पतंग खराब हो जाएगी तो उड़ा नहीं सकते हैं। और फिर भादो आता है, क्योंकि भादों में ही बरसात ऋतु, भादों के बाद क्या है शरद ऋतु आती है। और शरद ऋतु में क्या है, जो धूप है वह बहुत ज़्यादा चमकती है और उसमें बच्चे क्या करते हैं, आनंद मनाते हैं, उनका जो वातावरण होता है वह आनंदमय हो जाता है। बच्चे पतंग उड़ाने के लिए इकट्ठे हो गए। अब इसी महीने में लोग क्या करते हैं, मौसम में पतंग उड़ाते हैं। मौसम साफ हो गया तथा आकाश मुलायम हो गया, बच्चे पतंग उड़ाने लगे तथा सीटियाँ व किलकारियाँ मारने लगे, क्योंकि बच्चे उत्साहित होते हैं तो क्या करते, सीटी बजाते हैं, और छोटे छोटे बच्चे होते तो किलकारी मारते हैं। बच्चे भागते हुए ऐसे लगते हैं मानो उनके शरीर में कपास लगे हो, मतलब जैसे रुई होती है वो जल्दी जल्दी उड़ती है, ऐसे ही लगता है कि जैसे बच्चे उड़ रहे हैं, इतनी तेज तेज भागते हैं।
उनका कोमल नरम शरीर पर चोट व खरोंच अधिक असर नहीं डालती। मतलब उनका शरीर कोमल होता है, नरम होता है, उसके बाद भी उनको चोट लगती है, खरोंच लगती है, तो उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनके पैरों में बेचैनी होती है, जिससे के कारण वे सारी धरती को नापना चाहते। मतलब उनके पैरों में क्या है, एक प्रकार की बेचैनी होती है, वो चाहते कि सारी धरती को वो जल्दी से चल चल के नाप लें। वे मकान की छतों पर बेसुध होकर दौड़ते हैं। मतलब उनको होश ही नहीं रहता है, और ये इस छत से उस छत पे, उस छत से उस छत पे भागते हैं पतंग उड़ाने के लिए, पतंग पकड़ने के लिए। मानो छतें नरम हो, खेलते हुए उनका शरीर रोमांचित हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि छतें भी है ना उनके लिए नरम हो जाती हैं, और खेलती हुई उनका जो शरीर है वह क्या है, रोमांचित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। इस रोमांच में वे गिरने से बच जाते हैं, और इसी रोमांच के कारण क्या होता है, वे कई बार छतों से गिरते हुए भी बच जाते हैं। बच्चे पतंग के साथ उड़ते से लगते हैं, जैसे पतंग उड़ती है ऐसे ही लगता है कि बच्चे भी पतंग के साथ उड़ रहे हैं। कभी कभी वे छतों के खतरनाक किनारों से गिरकर भी बच जाते हैं। कई बार क्या होते हैं कि वो छत पे से गिर जाते हैं और उसके बाद भी अच्छे से बच जाते हैं। इसके बाद इनमें साहस तथा आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और इसके बाद भी क्या होता है, इनके अंदर जो साहस और आत्मविश्वास होता है वह बढ़ जाता है। अगला है सबसे से लेकर दुनिया तक सौंदर्य प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से संकलित कविता पतंग से ली गई है। इस कविता के रचयिता आलोक धनवा हैं। अब यहाँ पर प्रसंग है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने मौसम के साथ प्रकृति में आने वाले जो परिवर्तन हैं, बालपन की सुलभ चेष्टाओं का सजीव चित्रण यहाँ पर किया है। अब व्याख्या है। कवि कहता है कि बरसात के मौसम में जो तेज बौछारें पड़ती थीं वे समाप्त हो गई हैं। मतलब बरसात बंद हो गई है। तेज बौछारों और भादों माह की विदाई के साथ साथ ही शरद ऋतु का आगमन हुआ है। अब शरद का प्रकाश फैल गया है। इस समय सवेरे उगने वाले सूरज खरगोश की आंखों जैसी लालिमा होती है। मतलब जब सुबह सूरज निकलता है तो कैसा होता है, लाल होता है, और जो खरगोश की आंखें होती है वो कैसी होती हैं, लाल होती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह उपमा दे दी है किसकी, सूरज खरगोश की आंखों की लालिमा और सूरज की लालिमा को एक जैसा बता दिया है। कवि शरद का मानवीकरण करते हुए कहता है, मतलब शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए कहता है कि वह अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए जोर जोर से घंटी बजाते हुए पुलों को पार करते हुए आ रहा है। जो शरद ऋतु है वह कैसी आ रही है, जैसे मान लो कोई क्या कर रहा है, चमकीली जो साइकिल है उस साइकिल को तेज गति से चलाते हुए और जोर जोर से घंटी बजाते हुए और पुलों को क्या करते, पार करते हुए आ रहा है। वह अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा है, और ऐसा लग रहा है कि वह क्या है, इन सब इशारों के कारण जो पतंग उड़ाने वाले बच्चे हैं उनके समूह को क्या कर रहा है, अपने पास बुला रहा है। इसमें विशेष हो जाएगा, क्योंकि जब हम व्याख्या लिखते हैं तो व्याख्या के साथ विशेष भी लिखते हैं। तो कवि ने बिंबात्मक शैली में शरद ऋतु का सुंदर चित्रण किया है। शरद ऋतु में मानवीकरण किया गया, अर्थात मानवीकरण अलंकार है। लक्षणा शक्ति का प्रयोग किया गया है और मिश्रित शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है। अब अगली पंक्तियां हैं जन्म से लेकर सहारे तक। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति में अपने आने वाले परिवर्तनों और बालपन की जो सुलभ चेष्टाएं हैं उनका सजीव चित्रण किया है। ये प्रसंग में हो जाएगा, व्याख्या हो जाएगी। कवि कहता है कि बच्चों का शरीर कोमल होता है, वे ऐसे लगते हैं मानो वे कपास की नरमी लोच आदि लेकर ही पैदा हुए हैं। उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए धरती की भी क्या होती, लालायत रहती है। वह उनके बेचैन पैरों के पास आती है। मतलब धरती भी क्या करती है, उनके पैरों के नीचे आ जाती है। जब वे मस्त होकर दौड़ते हैं, दौड़ते समय उन्हें मकान की छतें भी कठोर नहीं लगती। मतलब वो छतों पर भी दौड़ते हैं तो जो मकान की जो छत होती है वो भी उन्हें कठोर नहीं लगती हैं। उनके पैरों से छतें भी नरम हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके पैरों का स्पर्श पाके छतें भी क्या हो जाती हैं, मुलायम हो जाती हैं। उनकी पदचापों से सारी दिशाओं में मृदंग जैसा मीठा स्वर उत्पन्न होता है। मतलब जब वो चलते हैं तो उनके चलने से ऐसा लगता है कोई मान लो स्वर निकल रहा है, मृदंग निकल रहा है, और वो मीठा स्वर क्या कर रहा है, सभी जगह उत्पन्न हो रहा है, सबको आनंदित कर रहा है। वे पतंग उड़ाते हुए इधर से उधर
झूले की बैग की तरह आगे पीछे आते जाते हैं। मतलब जैसे झूला होता है तो ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, तो ऐसे ही ये प्रतीत होते हैं। उनके शरीर में डाली की तरह लचीलापन होता है, जैसे डाली होती है ऐसा ही इनका शरीर भी लचीला होता है। पतंग उड़ाते समय वे छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं। यहाँ उन्हें कोई बचाने नहीं आता, अपितु उनके शरीर का रोमांस ही उन्हें बचाता है। वे खेल के रोमांस के सहारे खतरनाक जगहों पर भी पहुंच जाते हैं। मतलब जो कठिन से कठिन चीज़ें होती हैं वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं। इस समय उनका सारा ध्यान पतंग की डोर के सहारे उनकी उड़ान व ऊंचाई पर ही केंद्रित रहता है। मतलब सारा ध्यान उनका पतंग की डोर पर ही लगा रहता है। ऐसा लगता है मानो पतंग की ऊंचाइयों ने ही उन्हें केवल डोर के सहारे थाम लिया हो, और ऐसा लगता है जैसे पतंग की ऊंचाइयों के सहारे उन्हें क्या किया है, डोर के सहारे इन सबको यहाँ पर रोक लिया हो, थाम लिया हो, पकड़ लिया हो। अब विशेष कवि ने बच्चों की चेष्टाओं का मनोहारी वर्णन किया है। मानवीकरण, अनुप्रास, उपमा आदि का सुंदर प्रयोग किया गया है और मिश्र शब्दावली का प्रयोग हुआ है। अब है पतंगों से लेकर पास तक। इसका प्रसंग है, इस कविता में कवि ने प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों व बालपन की सुलभ चेष्टाओं का सजीव चित्रण किया है। व्याख्या है, कवि कहता है कि आकाश में अपनी पतंगों को उड़ते देखकर बच्चों के मन भी आकाश में उड़ रहे हैं। मतलब उनके जो मन है वो भी ऐसे लगते जैसे आकाश में पतंग के साथ साथ उड़ रहे हैं। कभी कभार वे छतों के किनारों से गिर जाते हैं। मतलब कई बार क्या होता है, पतंग की डोर पकड़ते पकड़ते वो क्या हो जाता है, जो छत के किनारे होती हैं उनसे नीचे भी गिर जाते हैं, परंतु अपने लचीलेपन के कारण वे बच जाते हैं। मतलब जैसे ही पैर आगे बढ़ता है और अचानक से वो पीछे आ जाते तो कई बार बच भी जाते हैं। उस समय उनके मन का वह समाप्त हो जाता है। वे अधिक उत्साह के साथ सुनहरे सूरज के सामने फिर आते हैं। दूसरे शब्दों में वे अगली सुबह फिर पतंग उड़ाते हैं। उनकी गति और अधिक तेज हो जाती, मतलब दूसरे दिन वो और भी ज़्यादा गतिशील हो जाते हैं। पृथ्वी और तेज गति से उनके बेचैन पैरों के पास आती है। मतलब ऐसा लगता है जो पृथ्वी है, धरती है, वह भी तेज गति से उनके बेचैन पैरों के नीचे आ जाती है और वो खूब ज़्यादा इधर से उधर भागते रहते हैं और उनको कोई नुकसान नहीं होता। यहाँ पर मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है और दृश्य बिंब है, भाषा में लाक्षणिकता है। अब आते हैं हम प्रश्नोत्तर पर। सबसे पहला प्रश्न है, कविता के साथ सबसे तेज बौछारें गईं, भादों गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। तो इस कविता में कवि ने प्राकृतिक वातावरण का सुंदर वर्णन किया है। जो प्रकृति का वातावरण है उसको सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है। भादों माह में तेज वर्षा होती है, इसमें बौछारें पड़ती हैं। बौछारों के समाप्त होने पर शरद का समय अर्थात शरद ऋतु का आगमन होता है। मौसम खुल जाता है, प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई देते हैं। सवेरे का जो सूरज है वह खरगोश की आंखों के जैसा लाल लाल दिखाई देता है। शरद ऋतु के आगमन से उमस समाप्त हो जाती है। वातावरण साफ धुला हुआ सा लगता है। धूप चमकीली होती है। ये सभी इसकी विशेषताएं हैं। अगला है, सोचकर बताइए कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है, क्या कारण है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। तो इसका उत्तर है, कवि ने पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग किया है। वह इसके माध्यम से पतंग की विशेषता तथा बाल सुलभ चेष्टाओं को बताना चाहता है। बच्चे भी हल्के होते हैं, उनकी कल्पनाएं रंगीन होती हैं, वे अत्यंत कोमल व निश्चल मन के होते हैं। कौन? बच्चे। इसी तरह पतंगें भी रंग बिरंगी हल्की होती हैं, वे आकाश में दूर तक जाती हैं। इन विशेषणों के प्रयोग से कवि पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। इस कारण से उसने ऐसे विशेषणों का प्रयोग किया है कि पाठक लोग उसकी तरफ खिंचे हुए चले जाएं। अगला प्रश्न है, बिंब स्पष्ट करें। सबसे तेज बौछारें गईं, भादों गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखें जैसा लाल सवेरा, शरद आया, पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। तो
तो इस अंश में कवि ने स्थिर व गतिशील आदि दृश्य बिंबों को उकेरा है, मतलब जो स्थिर रहते हैं उनको भी बताया है और जो गतिशील होते हैं चलायमान होते हैं उनको भी बताया है। इन्हें हम इस तरह से बता सकते हैं, जैसे तेज बौछारें मतलब गतिशील दृश्य बिंब का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। सवेरा हुआ स्थिर दृश्य बिंब का प्रयोग किया। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा स्थिर दृश्य बिंब का प्रयोग किया है। पुलों को पार करती हुई गतिशील दृश्य बिंब का। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाती हुई गतिशील दृश्य बिंब का। घंटी बजाती हुई जोर जोर से, तो यहाँ पर श्रव्य बिंब हो गया क्योंकि यहाँ पर घंटी की आवाज़ हमें सुनाई देती है। चमकीले इशारों से बुलाती हुई तो गतिशील हो गया। पतंग ऊपर उठ सके गतिशील बिंब हो गया। तो इस प्रकार से इन बिंबों का यहाँ पर प्रयोग किया है। अगला है जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। तो इसका उत्तर है कपास व बच्चों के मध्य गहरा संबंध है। कपास हल्की, मुलायम, गद्देदार व चोट सहने में सक्षम होती है। कपास की प्रकृति भी निर्मल व निश्चल होती है। इसी तरह बच्चे भी कोमल व निश्चल स्वभाव के होते हैं। उनमें चोट सहने की क्षमता भी होती है। उनका शरीर भी हल्का व मुलायम होता है। कपास बच्चों की कोमल भावनाओं व उनकी मासूमियत का प्रतीक है, मतलब उनकी मासूमियत को यहाँ पर कपास के माध्यम से बताया है। अगला प्रश्न है पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। तो इसका उत्तर कि पतंग बच्चों की कोमल भावनाओं की परिचायिका है, मतलब उसको बताने वाली है। जब पतंग उड़ती है तो बच्चों का मन भी उड़ता है। पतंग उड़ाते समय बच्चे अत्यधिक उत्साहित होते हैं। पतंग की तरह बाल मन भी हिलोरें लेता है। जैसे पतंग हिलती है हवा में, ऐसे ही बच्चों के मन भी हिलोरें मारते हैं। वह भी आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता है और बच्चों का जो बाल मन है वह क्या करता है, आसमान को छूना चाहता है। इस कार्य में बच्चे रास्ते की कठिनाइयों को भी ध्यान में नहीं रखते, मतलब जब वो पतंग उड़ाते हैं तो सामने क्या पड़ा है उन कठिनाइयों को भी वो नहीं देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंगी की तरह बचाते हुए, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। तो दिशाओं को मृदंगी की तरह बचाने से क्या तात्पर्य है यहाँ पर। तो इसका उत्तर है कि पतंग उड़ाते समय बच्चे ऊंची दीवारों से छतों पर कूदते हैं, मतलब इस छत से उस छत पर चले जाते हैं, ऊंची ऊंची दीवारों को भी फांद जाते हैं। तो उनकी पदचापों से एक मनोरम संगीत उत्पन्न होता है। जब वो कूदते हैं, छलांग मारते हैं, दौड़ते हैं तो वहाँ से पे एक ध्वनि निकलती है जो मनोरम होती है उनके पैरों की कूदने की वजह से। तो वह क्या है, संगीत बन जाती है। तो यह संगीत मृदंग की ध्वनि की तरह लगता है। साथ ही बच्चों का शोर भी चारों दिशा में गूंजता है। जब बच्चे हंसते हैं, चिल्लाते हैं तो उनका जो शोर है वो हमें सुनाई देता है। अगला है जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है। तो इसका उत्तर कि जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ती हुई छत कठोर नहीं लगती। इसका कारण यह है कि इस समय हमारा सारा ध्यान पतंग पर ही होता, हमें पता ही नहीं होता कि छत कैसी है। हमें कूदते हुए छत की कठोरता का एहसास नहीं होता। जब हम कूदते तो हमें एहसास तक नहीं होता कि जो छत है वह कठोर है। हम पतंग के साथ ही खुद को उड़ते हुए महसूस करते हैं। हमारा मन पूरा पतंग में होता है तो हमें पता ही नहीं चलता कि छत कैसी है कैसी नहीं है। अगला प्रश्न है खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आम दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं। तो खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को अधिक सक्षम मानते हैं। हम में साहस व निडरता का भाव आ जाता है, मतलब हम निडर हो जाते हैं, हमारे अंदर साहस आ जाता है। हम भय को दूर छोड़ देते हैं, मतलब जो भय नाम की चीज़ होती है उसको हम क्या करते हैं, इस समय दूर छोड़कर रखते हैं। अब है कविता के आसपास से प्रश्न। आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं, लिखिए। तो आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर मेरा मन खुशी से भर जाता है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मेरे जीवन में भी पतंगों की तरह अनगिनत रंग होने चाहिए ताकि मैं भरपूर जीवन जी सकूँ। मैं भी पतंगी की तरह खुले आसमान में उड़ना चाहती हूँ। मैं भी नई ऊंचाइयों को छूना चाहती हूँ। यदि लड़का है तो चाहता हूँ कर दीजिए, और लड़की है तो चाहती हूँ।
अगला प्रश्न है, रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन की लय से क्या संबंध है? तो रोमांचित शरीर का संगीत जीवन की लय से उत्पन्न होता है, मतलब जो हमारा रोमांचित शरीर होता है वही क्या करता है, संगीत को जन्म देता है। जब मनुष्य जीवन कार्य में पूरी तरह लीन हो जाता है तो उसके शरीर में अद्भुत रोमांस व संगीत पैदा होता है। मतलब जब हम किसी कार्य में लग जाते हैं तो हमारे अंदर से अनोखा ही रोमांच और जो संगीत है वह उत्पन्न होता है। वह एक निश्चित दिशा में गति करने लगता है। मन के अनुकूल कार्य करने से हमारा शरीर भी उसी लय से कार्य करता है। यदि हम अपना मन का काम करते हैं तो हम बड़े उत्साह से करते हैं, उमंग से करते हैं। तो जो कार्य करते हैं उसमें क्या है, गतिशीलता आ जाती है, उसी में क्या है, संगीत पैदा हो जाता है। अगला है, महज एक धागे के सहारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें कैसे थाम लेती हैं, चर्चा करें। उन्हें से मतलब यहाँ पर बच्चों से है। तो इसका उत्तर है, पतंग बच्चों की कोमल भावनाओं से जुड़ी होती हैं। पतंग आकाश में उड़ती हैं परंतु उसकी ऊंचाइयों का निमंत्रण बच्चों के हाथ की डोर में होता है। मतलब वो कितना ऊंचा उड़ाना चाहते हैं वो बच्चों के हाथ में ही होता है। बच्चे पतंग की ऊंचाई पर ही ध्यान रखते हैं, वे स्वयं को भूल जाते हैं। मतलब उनका ध्यान पूरा रहता है, हमारी पतंग सबसे ऊपर जा रही है, हाँ अभी और रह गई और है, तो सारा ध्यान उनका वहीं पर होता है। और बच्चे ऐसे में क्या स्वयं को भूल जाते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, कि हम गिर सकते हैं, कि बीच में पत्थर है, कुछ पे भी ध्यान नहीं होता। पतंग की बढ़ती ऊंचाई से बाल मन और अधिक ऊंचा उड़ने लगता है। जैसे जैसे पतंग ऊंची जाती है उनका मन भी ऊंचा ऊंचा उड़ने लगता है। पतंग का धागा पतंग की ऊंचाई के साथ साथ बाल मन को भी नियंत्रित करता है। और जो पतंग का धागा होता है वह क्या करता है कि बच्चों के मन को भी नियंत्रित करता है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।